नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। यूपी में गोंडा के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक दुरुस्त करने का काम जारी। आज शाम तक रेल यातायात शुरू होने की उम्मीद। हादसे में 3 लोगों की मौत। मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 विधेयक पेश करेगी सरकार। लोकसभा अध्यक्ष ने गठित की कार्य मंत्रणा समिति। संसद में बने कानूनों की जांच का राज्य सरकारों को नहीं है संवैधानिक अधिकार। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। संविधान के उल्लंघन और अपमान का लगाया आरोप। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में अपने संबोधन में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का भी किया जिक्र। आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंसक झड़पों का दौर। अब तक 19 लोगों की मौत। कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग। केरल, तेलंगाना और गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। महिला एशिया कप की आज से श्रीलंका में होगी शुरुआत। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने होगी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की चुनौती। गोंडा के झिलाही रेलवे स्टेशन से पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 लोग घायल हो गए। ट्रेन के 60 डिब्बे पटरी से उतरे थे, जिनमें से एसी के 2 डिब्बे पलट गए थे। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने डिब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम रात में ही पूरा कर लिया गया था। रेल विभाग अब तेजी से इस रेलवे ट्रैक को सही कर रेल यातायात शुरू करने पर जोर दे रहा है। उम्मीद ये है कि ये ट्रैक शाम तक रेल यातायात के लिए खोल दिए जाएं। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। वहीं रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मरने वालों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मॉनसून सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है। सदन में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। गुरुवार शाम लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में इन विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्त विधेयक के साथ ही सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक 2024, पायलर विधेयक, काफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने के पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय की निंदा की है। उन्होंने कहा कि संविधान में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून की समीक्षा करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस तरह की कोई भी समिति इन 3 कानूनों की जांच ही नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार संविधान का हनन और अपमान कर रही है। इस कदम पर बंगाल के राज्यपाल भी कह चुके हैं कि राज्य को बनाना रिपब्लिक में नहीं बदला जा सकता। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला पैनल जारी अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल एक राज्य के भीतर एक राज्य नहीं हो सकता।
या उसे बनाना रिपब्लिक में तब्दील नहीं किया जा सकता। वैसे तो 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इन्हें अभी लागू नहीं किया गया है। बंगाल उन्हीं राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र भी 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में 10 दिन तक चलने वाले विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। केंद्रीय सरकार द्वारा पास किया हुआ कोई कानून जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, उसको कोई ऐसी कमेटी जांच ही नहीं कर सकती। संविधान में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। आप संविधान को वायलेट कर रहे हैं। कानून के चेहरे में या कानून की दृष्टि में जो संदिग्ध अपराधी है, उनको दिया जा रहा है कि न्याय संहिता में न्याय है कि नहीं, ये ढूंढने के लिए। नीट पेपर लीक मामले की आंच रांची तक पहुंच चुकी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने रांची के रिम्स से फर्स्ट ईयर की छात्रा को हिरासत में लिया है। सुरभि नाम की मेडिकल छात्रा को हिरासत में लेकर सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम को ये जानकारी मिली थी कि रांची के रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी सॉल्वर गैंग में शामिल है। जानकारी मिलने के बाद गुरुवार की देर रात सीबीआई की टीम ने रिम्स हॉस्टल में दबिश दी और सुरभि को अपने साथ ले गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध प्रवासन के मामले में उचित हलफनामा दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। एक जनहित याचिका में दावा किया गया था कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासन संथाल परगना जिलों में रहने वाली यहां की जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं, जिसको लेकर उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कनीय अधिकारियों द्वारा अदालत में शपथ पत्र दायर करने पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने उपायुक्तों को शपथ पत्र दाखिल करने की हिदायत दी है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि बांग्लादेश से अवैध प्रवास के कारण संथाल परगना जिलों की सामाजिक जनसांख्यिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके पहले अदालत ने 3 जुलाई को राज्य सरकार को बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया था। संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर दायर जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने कनीय अधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र दायर करने पर राज्य सरकार से अपनी नाराजगी जताई और कहा कि डीसी से नीचे के अधिकारियों से शपथ पत्र दायर कराना उचित नहीं है और इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान निर्देश दिया गया था कि राज्य के मुख्य सचिव सभी डीसी एवं एसपी के रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे। इस मामले में उपायुक्तों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा किए गए कायराना हमले में शहीद जवान भरतलाल साहू को आज अंतिम विदाई दे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने हमले में शहीद हुए एसटीएफ जवान के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। आपको बता दें कि बीजापुर जिले में नक्सलियों के आईईडी हमले में जवान भरतलाल साहू शहीद हो गए थे। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामले में मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अहम बैठक की है। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल सिस्टम के डॉक्टर भी शामिल हुए। इस बैठक में चांदीपुरा वायरस की मौजूदा स्थिति और इसकी रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में चांदीपुरा के 29 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 15 की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिलों में बीमारी की रोकथाम के लिए मेलेथियन पाउडर के साथ डस्टिंग अभियान चलाने और किसी भी बुखार के मामले में तत्काल गहन उपचार सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि चांदीपुरा वायरस संक्रामक नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे हर जिले में कहां पर कैसे हालात है, क्या है,
उसकी भी चर्चा हुई और साथ में एक बात देखी गई कि ये पूरा जो चांदीपुरम वाला जो भ्रम फैलाया गया था, भ्रम फैला भी हुआ था, वहाँ पर ये जो परीक्षण के लिए जो सैंपल पुणे भेजे गए थे उनमें 7 के अभी परीक्षण आगे आ भी गए हैं, उसमें एक ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, बाकी के 6 नेगेटिव है। 29 जितने केस रिपोर्टेड हुए हैं, करीबन 14 जिलों में ये केस रिपोर्टेड हुए, उसमें से 15 डेथ अभी रिपोर्ट हुए हैं। अमरनाथ यात्रा जारी है और श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक बेस से रवाना हो गया है। पिछले साल की तुलना में अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार श्रद्धालुओं की संख्या दोगुने के करीब पहुंच गई है। धर्मनगरी अयोध्या की सुरक्षा को लेकर एनएसजी कमांडो की टीम श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंची। उच्च प्रशिक्षण से सुसज्जित कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरने, ऊंचे स्थानों पर चढ़ने और संकटकालीन स्थिति से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभ्यास करेंगे। एनएसजी की टीम संपूर्ण अयोध्या नगरी के सभी संवेदनशील स्थलों की गहराई से सुरक्षा संबंधी पटल करेगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि और अयोध्या की सुरक्षा को लेकर प्रत्येक तीसरे माह राम जन्मभूमि अस्थायी सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक होती है, जिसमें गुप्तचर इकाइयों के साथ ही अपर महानिदेशक सुरक्षा सहित उच्च अधिकारी और ट्रस्ट के सदस्य शामिल होते हैं। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में 2500 सुरक्षाकर्मी 32-33 साल से लगे हैं। सरकार का कितना पैसा खर्च होता है? या CIS CRPF है या PAC है, PAC के कमांडो हैं, SSF है, नई फोर्स वो बनी वो है, यूपी पुलिस है। राम जन्मभूमि के लिए सुरक्षा की बैठकें हर 3 महीने में होती रहती हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने राज्य में होम स्टे की बुकिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल लॉन्च किया है। किसी भी राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा ये पहली ऐसी पहल है जहां राज्य प्रायोजित होम स्टे बुकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड में होम स्टे के लिए बुकिंग अब www.uttarastays.com पर की जा सकेगी। होम स्टे के मालिक होम स्टे के बारे में जानकारी देकर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर अपने होम स्टे को इस पोर्टल पर बुकिंग के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के पास लगभग 5000 होम स्टे पंजीकृत हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के वर्तमान और पूर्व कार्यवाहक रजिस्ट्रार और एक प्रोफेसर पर जातिगत टिप्पणी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राकृतिक विज्ञान विभाग में सहायक के रूप में कार्यरत एक कर्मचारी ने तीनों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालने, जातिगत टिप्पणी व भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। जामिया नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि मुझे इस महीने के मन की बात के लिए बहुत से इनपुट मिल रहे हैं, जो रविवार 28 तारीख को होगा। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि कई युवा खासतौर पर हमारे समाज को बदलने के उद्देश्य से किए जा रहे सामूहिक प्रयासों को उजागर कर रहे हैं। आप MyGov या नमो ऐप पर इनपुट साझा कर सकते हैं या 1800117800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, शौर्य, साहस व पराक्रम के लिए प्रसिद्ध अमर बलिदानी मंगल पांडे जी की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। मंगल पांडे जी ने देशवासियों व भारतीय सिपाहियों के मन में आत्मगौरव की जो लौ जलाई, वे 1857 की क्रांति की महाज्वाला बन गई। अपने बलिदान से समूचे देश को स्वतंत्रता के एकल उद्देश्य के लिए संगठित करने वाले महानायक को देश युगों युगों तक याद रखेगा। और गृह मंत्री ने इस तस्वीर को भी
साझा किया, जिसमें मंगल पांडे जी की शौर्य गाथा, उनके पराक्रम की एक झलक यहाँ पर देशवासियों को मिल सकती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत और अमर शहीद मंगल पांडे की आज जयंती है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में कहा, मां भारती के वीर सपूत, 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद मंगल पांडे जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। मातृभूमि के प्रति आपका त्याग, समर्पण एवं बलिदान सदैव भावी पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। लखनऊ के अकबर नगर में 20 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। यहां कुकरेल नदी के किनारे 10,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। 20 जुलाई को शुरू हुए अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 36.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। दरअसल कुकरेल नदी के आसपास की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, जिसे सीएम योगी के निर्देश पर खाली कराया गया। अब कुकरेल नदी के किनारे वन विभाग के द्वारा वृहद वृक्षारोपण कराया जाएगा। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। यह कुकरेल नदी है जो नाले में तब्दील हो गई। यहाँ पर भूमाफियाओं ने इसके आसपास के एरिए पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर कॉलोनियां बसा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर इस पूरी जमीन को खाली कराया गया। अकबर नगर का यह इलाका खाली कराने के बाद यहाँ पर नया निर्माण शुरू किया जा रहा है, वो वृक्षारोपण का। छोटे बड़े मिलाकर टोटल 10,000 पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे, जो यहाँ पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को महावृक्षारोपण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें 36 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण होगा। उसी तैयारी के मद्देनजर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने का जो काम किया जा रहा है, जो संकल्पना है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर जो शुरुआत होगी, यहाँ पर वृक्षारोपण अभियान में मियावाकी पद्धति के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ये ऐसी पद्धति है जो बड़ी तेजी से ही वन में तब्दील हो जाती है और आसपास के पूरे एरिया को शुद्ध कर देती है, वहां की वायु शुद्ध हो जाती है। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। इसके साथ ही राज्य के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने भी अकबर नगर में उस जगह का निरीक्षण किया जहां वृक्षारोपण किया जाएगा। गर्मी को कम करने के लिए जरूरी है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम की जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। यहाँ पर लगभग 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे। ये एक तरह का डेंस फॉरेस्ट है, इसमें बहुत पास पेड़ लगाए जाते हैं और पेड़ों में आपस में सनलाइट के लिए कंपटीशन होता है और वो तेजी से बढ़ते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, उसको एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के विमान AI-183 को तकनीकी खराबी के बाद रूस के क्राइस्टोसर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतारा गया है। कॉकपिट क्रू कार्गो होल्ड एरिया में समस्या के बाद इसे लैंड कराया गया। फंसे हुए यात्रियों को जल्द से जल्द सैन फ्रांसिस्को ले जाने के लिए दूसरी उड़ान की व्यवस्था करने के प्रयास जारी हैं। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। एयर इंडिया ने कहा कि विमान के सभी 225 यात्रियों और फ्लाइट क्रू के 19 सदस्यों के साथ क्रास्नोयार्स्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतारा गया है और सभी यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया गया है। फिलहाल एयर इंडिया सरकारी एजेंसियों और नियामक अधिकारियों के साथ भी संपर्क में है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के लेबोंग स्थित उनके घर लाया गया, जहां पर लोगों ने शहीद ब्रजेश थापा को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी के सेना के अधिकारी कैप्टन थापा 27 वर्ष के थे
और 5 साल पहले भारतीय सेना में शामिल हुए थे। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा के पिता सेवानिवृत्त कर्नल भुवनेश थापा ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर हैं। यहाँ पर मेरा बेटा को इतना प्यार दिया है सभी ने, तो ये सभी लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं। हमारे एक्स सर्विसमैन जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है और प्लस हमारे बाकी जनता भी बहुत लोग आ रहे हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ, फील करता हूँ कि मेरे बेटे ने इतना सारे प्यार बटोरे हैं उनके इस कार्य के बाद भी। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरल के वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। राज्य में कन्नूर सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। बाढ़ से जलमग्न जिलों की संख्या घटकर 13 हो गई है। गुवाहाटी में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक बारिश नहीं होने की संभावना जताई है, जिससे स्थिति में तेजी से सुधार की उम्मीद है। ब्रह्मपुत्र नदी करीमगंज के निमाती घाट, तेजपुर, धुबरी और कुचियारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी के साथ बाढ़ की वजह से विभिन्न जिलों में तटबंध, सड़कें, पुल, मकान और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप ने कहा कि वे सिर्फ आधे अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि एक महान देश के लिए लड़ रहे हैं। अब से 4 महीने बाद उन्हें एक अविश्वसनीय जीत मिलेगी, जिसके बाद वे अमेरिका के इतिहास में 4 सबसे महान वर्षों की शुरुआत करेंगे। इस दौरान उन्होंने खुद पर हुए जानलेवा हमले को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वह बहुत ही दर्दनाक पल था। 4 months from now we will have an incredible victory and we will begin the 4 greatest years in the history of our country. As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. We rise together or we fall apart. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. महिला एशिया कप 2024 का आज से श्रीलंका के दाम्बुला में आगाज हो रहा है। प्रतियोगिता में टीम इंडिया की पहली टक्कर आज पाकिस्तान से होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत की कप्तान हरमनप्रीत हैं, जिनकी अगुवाई में 8वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया हाल ही में अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिमिटेड ओवरों की सीरीज में दमदार जीत हासिल की थी। उधर प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज नेपाल और यूएई की टीम भी आपस में भिड़ेंगी। तो सभी की नजरें हैं टीम इंडिया के आज के इस मैच पर, जहां भारत बनाम पाकिस्तान होगा। इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आइए आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। नमस्कार। नेपाल भारत के रास्ते बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए अगले सप्ताह त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि हिमालयी देश भारत के अलावा किसी तीसरे देश को बिजली बेचेगा।
भारत और मलेशिया पाम ऑयल तथा अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मलेशिया के बागान एवं कमोडिटी मंत्री दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी के बीच आयोजित एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। बैठक में भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग को और अधिक मजबूत करने के अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की मौजूदगी में एनटीएससी में नए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनएसआईसी और मेसर्स ड्रोन डेस्टिनेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसका उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों में उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को शामिल करना है, जिससे एमएसएमई को बढ़त मिल सके। एनएसआईसी की ऋण सुविधा योजना के तहत 3 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए और एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी आय में वृद्धि का अनुमान 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में इन्फोसिस का शुद्ध मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 7.1% बढ़कर 6,368 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-मई महीने में प्रवासी भारतीय जमा योजनाओं में विदेश में रह रहे भारतीयों ने $3 अरब के करीब जमा किया है। यह राशि पिछले साल की समान अवधि में इन योजनाओं में जमा की गई राशि के 4 गुने से भी अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल-मई के दौरान एनआरआई योजनाओं में आवक $2.72 अरब रही है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में $62.3 करोड़ जमा हुआ था। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी निवेश 2024 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 15% बढ़कर $3 अरब हो गया है। ये एक वर्ष पहले समान अवधि में $2.6 अरब था। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-जून की अवधि में पीई द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर में किए गए कुल निवेश का 52% वेयर हाउसिंग में आया है। इसमें से रेजिडेंशियल में 29% और ऑफिस में 20% निवेश हुआ है। देश के 7 प्रमुख शहरों में चालू साल के पहले 6 माह में उच्च मांग के कारण 4 करोड़ रुपए और उससे अधिक की कीमत वाली लग्जरी घरों की बिक्री में बम्पर वृद्धि दर्ज की गई है। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी सीबीआरआई के मुताबिक लग्जरी घरों की बिक्री में 27% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-जून 2024 के दौरान लग्जरी घरों की कुल बिक्री लगभग 8500 रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह लगभग 6700 थी। सबसे ज्यादा लग्जरी घरों की बिक्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में हुई है।